ठीक है जी। तो टेलर का चल रहा था, फ्यूल का एंड हो चुका है। टेलर की थ्योरी का नाम क्या है? टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर की थ्योरी का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो 4 प्रिंसिपल्स और 7 टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स हम बाद में पढ़ेंगे, हमने 7 टेक्निक्स शुरू करी थी, जिसमें से हमने आपको पहली टेक्निक पढ़ाई थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। आई होप सबको याद है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में बांट दो। जिसका रह गया दोबारा पढ़ा दूंगी एक बार, ये मुझे एक बार दोबारा पढ़ानी भी है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांट दो, प्लानिंग प्रोडक्शन। ऐसा टेलर का कहना था। प्लानिंग में 4 लोग अपॉइंट करो, प्रोडक्शन में 4 लोग, और 8 लोग मिलके एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्योल ने ये कहा था 1 सुपीरियर 1 सबऑर्डिनेट, लेकिन इसने उसका उल्टा कहा था, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। दूसरी टेक्निक शुरू करेंगे, जिसकी ये छुट्टी हुई है, ये दोबारा हो जाएगी। सेकंड टेक्निक, और बेटा जी आप इसको बहुत ध्यान से सुनोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल टेक्निक नंबर 2, जो टेलर आपको सिखाएगा काम करने का तरीका। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डालिए हेडिंग। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हाँ जी, एक एक वर्ड को तोड़े, थोड़ी सी मदद आप भी करोगे, आप लोग भी बोलोगे। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। व्हाट इज डिफरेंशियल, व्हाट इज पीस, व्हाट इज वेज सिस्टम, तो हमें पता ही है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये टेलर की एक टेक्निक है बेटा जी। इस टेक्निक की मदद से वो आपको काम करना सिखाएगा, ये तो आप समझ ही चुके हो। अगर आपका फंक्शनल फॉर्मेनशिप छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप इससे कंटिन्यू कर लो कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर ने क्या बोला था कि काम करने का क्या तरीका है, एक अच्छे मैनेजर को काम कैसे करना चाहिए। तो टेलर ने बोला कि एक अच्छे मैनेजर को डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम फॉलो करना चाहिए। दोबारा बोलो, एक अच्छे मैनेजर को डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम फॉलो करना चाहिए। पर ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होता क्या है, समझिएगा। हमारे यहाँ पर वेज कैसे दी जाती है? वेज, व्हाट इज वेज? वेज क्या होती है आप बताओगे? हाँ चलो, कोई बोला। तनख्वाह दी। अरे श्योर की सैलरी वेज होती है? नहीं दीदी, वेज होती है पर डे के हिसाब से। नहीं दीदी, एग्जैक्टली, सैलरी अलग होती भाड़ा। है। हाँ भाड़ा नहीं, दिहाड़ी। चलो भाड़ा तो दिहाड़ी किराया दिहाड़ी, होता है। हाँ पर डे के भाड़ा तो हिसाब से किराया, होता है। हाँ। भाड़ा तो किराया होता है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। वेज मतलब दिहाड़ी, जो पर डे के हिसाब से होती है। अब आपके आगे मैं 2 वर्कर्स रखती हूँ। मान लो कि दिहाड़ी का रेट है बेटा जी पर यूनिट 5 रुपए मिलेंगे। ऐसा पहले होता था, फिर समझाऊंगी कि डिफरेंशियल पीस वेज क्या होता है। पहले ये समझो, पर यूनिट कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपए मिलेंगे। पर दिहाड़ी वाले वर्कर्स को बेटा जी या तो पर यूनिट पैसा मिलता है और या पर आर पैसा मिलता है। ऐसे होता है उनका सिस्टम कि जितना काम करोगे उतना पैसा ले लो, सिंपल सिस्टम है। अब 2 वर्कर्स है, एक का नाम है रामू, राम ही बहुत था वैसे तो, राम, और एक का नाम बोलो बोलो। ये अच्छा नाम नहीं है। अच्छा नाम नहीं है, तेजस्विनी रख दे। चलो, एक राम है एक गोपाल है। राम ने बनाई बेटा जी 200 यूनिट्स शाम को। पर दिहाड़ी वाले वर्कर्स जो होते हैं ना, उनकी शाम को ऐसे लाइन लगती है बहुत बड़ी,
और जो ठेकेदार होता है वो बैठा होता है, ठेकेदार के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और जो जितनी यूनिट्स जमा करता है उसकी काउंटिंग होती है और उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। पिक्चरों विक्चरों में तो देखा ही होगा, ठीक है। ऐसा होता है, कभी कभी पर डे के हिसाब से होता है कि जैसे पर डे आपको 200 रुपए मिलेंगे, ऐसे भी होता है। तो शाम को एक लंबी सी लाइन में लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। तो पर यूनिट रेट है 5 रुपए और राम ने बनाई 200 यूनिट और गोपाल की आज जरा मूड नहीं था, तो गोपाल ने मूड नहीं था भाई, नहीं था तो नहीं था, तो गोपाल ने 150 यूनिट्स बनाई, ठीक है जी। जब ठेकेदार पैसे देगा, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार को बोलते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर पैसे देगा तो क्या आप बता सकते हैं कि बेटा जी राम को कितने देगा और गोपाल को कितने देगा? बड़ा ही स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है 1000 पर आपको 1000 और वो 450। 1000, चलो एक आंसर आ गया 1000 और बेटा जी उसको 750 750 बोलता तो दीदी मैंने। अच्छा ठीक है, तो इसको 1000 रुपए देगा और गोपाल को आप कह रहे हो कि 750 देगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, गोपाल का आज मूड नहीं था तो गोपाल ने कम यूनिट बनाई तो उसको कम पैसे मिले, क्योंकि उसका मूड नहीं था तो उसको पता ही था कि मुझे कम मिलेंगे। तो क्या गोपाल को कम पैसे मिले हैं, इस चीज का गोपाल को कोई अफसोस है? सोच समझ के बोलना जो भी बोलोगे। कोई नहीं दीदी अफसोस, नहीं होगा। कोई दुख, कुछ कुछ उसके पैसे कटे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती नहीं हूँ। दीदी। एक आंसर आप नहीं। सबको बोलना है भाई, जो जो कनेक्टेड है सबको बोलना है। दिन नहीं कटे। कोई एक आधा आंसर दे दिया करो बीच में, ठीक है। कोई पैसे नहीं कटे और गोपाल को कोई दुख भी नहीं है। और किस बात का दुख? आज मूड नहीं था, नहीं बनाई, कल बना लूंगा। मन कोई नहीं कर रहा था उसका। आज मन नहीं कर रहा था उसका। लेकिन एक बात, इसका जो लॉस हुआ, गोपाल को तो लॉस हुआ नहीं, इसका लॉस अल्टीमेटली किसको हुआ? कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर को। क्योंकि यूनिट्स कम बनी। ऐसे तो हर वर्कर आएगा, आज मेरा मूड नहीं था, आज मैंने कम बना दी, आज मेरा मूड था, आज मैंने ज्यादा बना दी। अपने मूड के हिसाब से बना रहे हैं वर्कर्स, तो खुद सोचो, अपने मूड के हिसाब से बना रहे हैं। दीदी पर उसकी जेब से फिर पैसा भी तो कम जाएगा, उसका प्रॉफिट कम नहीं जाए, होगा। लेकिन बेटा जी कुछ कटा तो नहीं ना। दुख तो तब होता है जब पैसे कटते हैं। देखो ध्यान से समझना, जितना मैंने काम किया उसके पैसे मुझे मिल गए, तो दुख कहाँ है? दुख तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर दुख कब होता? जब कॉन्ट्रैक्टर गोपाल को कहता कि भाई तूने कम बनाया ना, अब मैं तुझे 750 तो दूंगा नहीं, अब मैं तुझे और पैसे काटूंगा तेरे, तब उसको दुख होता। कि तब उसे ये समझ में आता कि काम मूड के हिसाब से नहीं होगा, जितनी यूनिट्स बोली गई हैं उतनी यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। 2 मिनट प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप मैनेजर हो और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये कहते हो कि जो जितनी यूनिट्स बनाएगा उसको उतनी यूनिट्स के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, जो कम बनाएगा बेटा जी उसको कम के हिसाब से मिल जाएंगे, जो ज्यादा बनाएगा उसको ज्यादा के हिसाब से मिल जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। वर्कर्स को भी कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, कम बनाई आज कम मिल गए, कल ज्यादा बना लूंगा ज्यादा मिल जाएंगे। और आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा है? लॉस, क्योंकि आप जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हो उतना तो वो बना ही नहीं रहे, क्योंकि आज उसका मूड नहीं है। तो इसलिए हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, टेलर ने कहा कि काम ऐसे नहीं कराया जाता, मैं आपको एक अच्छा मैनेजर बना रहा हूँ। अच्छा मैनेजर वो होता है जिसके पास ये कला होती है कि दूसरे से काम कैसे निकलवाया जाता है। और वर्कर से काम निकलवाने के लिए आप डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को फॉलो करो। व्हाट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? पीस का मतलब होता है बच्चे यूनिट्स, मैंने आपको बताया नहीं था। पीस का मतलब क्या होता है? यूनिट्स। एक पीस यूनिट ही तो होती है। और वेज तो आपने खुद ही बता दी, जो डेली बेसिस पे मिलती है, ठीक है। और व्हाट इज डिफरेंशियल? डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट वेज दो डेली बेसिस पे यूनिट्स के हिसाब से। आपको क्या करना जो चाहिए? जितना बनाएगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। ऐसा तो हो ही रहा था, ऐसा तो हो ही रहा था, जो जितना बना रहा था उसको उतने पैसे ही तो मिल रहे थे। आपको क्या करना है, अब मैं आपको समझाती हूँ। दीदी उनको बोलना है कि मिनिमम यूनिट बनानी ओवर पड़ेगी। टाइम का बोनस मिलता होगा। ठीक है, ओवर अब टाइम सुनो, का आपको 3 चीजें डिसाइड करनी है। आपको 3 चीजें डिसाइड करनी है। नंबर 1,
एक तो बेटा जी स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। व्हाट इज स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट? जैसा कि अभी एक आंसर आया इधर से कि कुछ मिनिमम उन्हें दो कि इतना तो बनाना ही बनाना है ना, तो कुछ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड करनी है। और बेटा जी आपको मेरे हिसाब से 2 रेट डिसाइड करने चाहिए। मेरे हिसाब से क्या, टेलर के हिसाब से आपको 2 रेट डिसाइड करने चाहिए। एक तो होगा लो वेज रेट और एक होगा हाई वेज रेट। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक होगा लो वेज रेट, एक होगा हाई वेज रेट। और अब होगा क्या, मान लो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स है 200, 200 यूनिट स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब इतना तो मिनिमम बनाना ही बनाना है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने डिसाइड करी है, 200। लो वेज रेट मैंने डिसाइड करा है 4 रुपए, और जो पहले था वो हाई वेज रेट है, जो मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया था। हाई वेज रेट मैंने कितना डिसाइड किया है, 5 रुपए। अब आ जाओ वापस सेम एग्जाम्पल पे आते हैं। फिर से 2 लोग हैं, एक का नाम है एक का नाम है राम, एक का नाम है गोपाल। फिर से मैंने वही 2 लोग ले लिए। राम ने बनाई 200 यूनिट्स, उसने पूरी जान लगा दी अपनी कि भाई स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स है 200 और मैं तो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स बना के ही रहूंगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे टारगेट दिया है कि तुझे शाम तक 200 यूनिट्स बनानी है, तो चाहे मैं आज खाना ना खाऊं मैं 200 यूनिट्स तो बना के ही रहूंगा। तो 200 यूनिट्स उसने पूरी मेहनत करके बनाई। गोपाल का तो भाई मूड ही नहीं था आज, तो गोपाल ने अपने मूड में 150 यूनिट्स बनाई। जब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करेगा, आप समझ चुके हो, लेकिन अभी सुनना है, जब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करेगा तो राम को मिलेंगे 200 यूनिट्स इनटू हाई वेज रेट। हाई वेज रेट क्यों बेटा जी? क्योंकि उसने टारगेट पूरा करा है। समझ आ रही है ना मेरी बातें? हाई वेज रेट क्यों? क्योंकि उसने टारगेट पूरा करा है। और हाई वेज रेट कितने का था? 5 रुपए का, यानी कि 1000 रुपए। आपने पहले भी यही आंसर दिया था, 1000 रुपए मिलेंगे। लेकिन हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसका मूड नहीं था, उसका अभी मूड सही हो जाएगा। अब उसने कितनी यूनिट्स बनाई? 150, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से नीचे है। और आपके मूड के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं होना चाहिए। अब उसको 150 यूनिट्स के भी कम पैसे मिलेंगे, मतलब कि लो वेज रेट, यानी कि 4 रुपए। और 4 रुपए के हिसाब से उसको कितने मिलेंगे? 600। देखो पहले अगर हम नॉर्मल रेट्स दोनों को दे रहे थे, जब हम दोनों को नॉर्मल रेट दे रहे थे तो उसको कितने मिल रहे थे? 750। अब उसको कितने मिल रहे हैं? 600। अब हो रहा है ना लॉस। और जब एक मजदूर को 150 रुपए का लॉस होगा ना, तो सारा मूड वूड सब बढ़िया हो जाएगा और अपने आप काम कल में से 400 बनाएगा। हाँ, कल से अपने आप 400 बनाएगा और समझ में भी आएगा कि जितना स्टैंडर्ड बोला है मुझे उतना बनाना है। इसलिए बेटा जी रेट कभी भी एक नहीं 2 होने चाहिए। अगर आप एक रेट दोगे तो इंसान अपनी मर्जी से बनाएगा कि ठीक है इतना बना लिया तो इतना मिल गया। क्या मैंने 80 यूनिट बनाई तो 80 इंटू 5, मैंने 100 बनाई तो 100 इंटू 5, मैंने 200 बनाई तो 200 इंटू 5। इसमें मुझे लॉस क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन हमें अगर वर्कर से काम निकालना है तो वी हैव टू डिसाइड 2 रेट्स, लो वेज रेट, हाई वेज रेट। जो मेरे अकॉर्डिंग यूनिट्स बनाएगा, जितनी मैंने बोली है उसको मैं हाई वेज रेट से पे करूंगी, और जो मेरे टारगेट से कम बनाएगा वो जितनी बनाएगा मैं उसमें भी उसे कम पैसे दूंगी, यानी कि मैं उसको लो वेज रेट के हिसाब से पे करूंगी, जिससे कि वर्कर ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेट हो जाए। अभी मैंने टेक्निक शुरू ही नहीं करी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया है कि आप 3 चीजें डिसाइड करोगे, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, लो वेज रेट, हाई वेज रेट। अगर बेटा जी एक्चुअल में जो आउटपुट आता है, अरे जो एक्चुअल में आउटपुट आता है, अगर वो जो एक्चुअल में आउटपुट आता है अगर वो ज्यादा है स्टैंडर्ड से, ज्यादा है या बराबर है, आपको पता है एक ही बात होती है, ज्यादा है या बराबर है स्टैंडर्ड आउटपुट के, तो पेमेंट कौन से रेट से होगा? हाई वेज रेट। तो पेमेंट हाई वेज रेट से किया जाएगा।
बहुत ध्यान से इन चीजों को समझ लीजिए। अगर एक्चुअल आउटपुट कम है स्टैंडर्ड आउटपुट से तो पेमेंट लो वेज रेट से की जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। वर्कर को ऑटोमेटिकली लॉस होगा। जब लॉस होगा अपने आप डर लगेगा और अपने आप वो स्टैंडर्ड को पूरा करने की कोशिश करेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वर्कर्स जो हैं वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे और अपने आप मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शाम तक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बनी तो जो मेहनत मैं कर रहा हूं इसमें भी मुझे लॉस हो जाएगा। दोबारा बोलूं, अगर शाम तक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बनी तो जितनी बनेंगी उसमें भी मुझे 1 रुपए कम मिलेगा या 2 रुपए कम मिलेंगे, जो भी आपका लो वेज रेट है। तो इससे वर्कर्स को अपने आप सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। कोई डाउट? ये टेलर की सबसे अच्छी टेक्निक है और इसका नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आप इसमें 3 चीजें डिसाइड करिए, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, लो वेज रेट, हाई वेज रेट। अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से ज्यादा या बराबर है तो पेमेंट हाई रेट से दीजिए, अदरवाइज पेमेंट लो रेट से दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेटा जी अगर वर्कर स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता है तो उसको उन यूनिट्स में भी लॉस होगा जो उसने बनाई है। अगर वर्कर स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता है तो उसे उन यूनिट्स में भी लॉस होगा जो उसने बनाई है। तो अपने आप वो सेल्फ मोटिवेटेड होके काम करेगा। एम आई क्लियर? कोई डीमेरिट बताओगे? शाबाश। चलो ये तो सब अच्छा हो गया। अब बस जाते, अब आपकी बारी। इसी टेक्निक का कोई डिसएडवांटेज बताइए, सोच समझ के। कोई एक ही है, बस एक। सोच लो, 2 मिनट ले लो। कोई डिसएडवांटेज, ये आपको सोचना है। बी वर्कर का लॉस हो रहा है। तो हम तो मैनेजर हैं, हमारा बताओ, हमारा तो फायदा हो रहा है ना, वर्कर का हमें क्या। आपका भी लॉस हो रहा है। मेरा अगर वो लॉस कम बना हमें लॉस होएगा। कम बनाएगा तो कम, देखो कम बनाएगा तो कम पैसे दूंगी, तो ऐसा कोई लॉस भी नहीं हो रहा। कम बनाएगा तो एटलीस्ट उस रेट से पैसे तो नहीं दे रही ना, पहले तो तो अगर आपने टारगेट रखा है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना टाइम में। नहीं, एक अगर बात आपने पर्टिकुलर टाइम में कुछ पूरा करना है तो वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा जी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वो रिसोर्सेज की वेस्टेज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको तो बस जल्दी बनाना है। अगर आप किसी के पीछे लगा दो ना कि बस तुझे शाम तक ये बनाना है, और अगर तूने शाम तक ये नहीं बनाया तो जो तू बनाएगा उसमें भी कम पैसे दूंगा, तो वो बना तो देगा और रहेगा भी सेल्फ मोटिवेटेड, हाँ बनाना है बनाना है बनाना है। लेकिन आपके रिसोर्स को शायद वो वेस्ट करेगा और इतना ध्यान नहीं देगा रिसोर्सेस का, और वो ये सोचेगा कि हाँ बस बनाना है और भाई जल्दी बना, और अगर शाम तक नहीं बना तो जितना बनेगा उसमें भी वो पैसे काट लेंगे। तो एक ये जो डर होगा, इसके चक्कर में शायद ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स टाइम पे पूरे नहीं होंगे, वो अलग बात है, बट रिसोर्सेज की वेस्टेज बहुत ज्यादा रहेगी। आई होप आई एम क्लियर। तो एडवांटेज ये है कि वर्कर सेल्फ मोटिवेट रहेगा, पर डिसएडवांटेज ये है कि वो रिसोर्सेज की वेस्टेज करेगा। और ये हमारी टेक्निक, अब आप इसे नोट करो, फिर हम तीसरी शुरू करेंगे। आज हमें देखते हैं कितनी खत्म होती है। वैसे तो टोटल 7 है, जिसमें से हम बड़ी बड़ी 2 खत्म कर चुके हैं, फंक्शनल फॉरमैनशिप और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डाउट्स रेडी कर लो आप, मैं 1 मिनट में
थर्ड टेक्निक पे चलते हैं। दीदी एक मिनट बस 1 मिनट। हाँ जी, दीदी पीछे करना जरा 1 मिनट। पीछे वाले। थर्ड टेक्निक आएगी बेटा जी फैटीग स्टडी। टेलर की बातें भी सुन लो, अच्छी अच्छी बातें हैं टेलर की बहुत सारी। ठीक है जी, और एक ये इसके पीछे वाला भी नोट कर लो और लिखिएगा थर्ड टेक्निक फैटीग स्टडी। थर्ड टेक्निक फैटीग स्टडी। चलिए जी, दो हो गई, एक फंक्शनल फॉरमैनशिप और एक डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स भी हो गए। कोई डाउट तो नहीं है अभी दिमाग में? फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हो गए, टेलर की 2 टेक्निक्स हो गई, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम और फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब आ जाइए तीसरी टेक्निक पे। तीसरी टेक्निक का नाम है फैटीग स्टडी। आप मुझे ये बताओ कि फैटीग वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टेड, थकना। एग्जॉस्टेड, थकना। चलो वेरी गुड। फैटीग का मतलब होता है जब इंसान थक जाता है। तो टेलर ने क्या स्टडी दी है? टेलर का कहना है कि जैसे जैसे वर्कर वर्क करता है वैसे वैसे बेटा जी उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती रहती है। आई होप आप भी ऐसा ही मानते होगे, सब ऐसा ही मानते हैं कि जैसे जैसे वर्कर वर्क करता है, जैसे वर्कर सुबह आता है, काम शुरू करता है, अब शुरू करा काम तो पूरी एफिशिएंसी है क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश बिल्कुल। अब धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी क्या होती रहेगी? रिड्यूस होती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती रहेगी और जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती रहेगी वेस्टेज बढ़ती रहेगी। आप सुबह स्कूल जाते हो, फर्स्ट पीरियड तक आप बिल्कुल एक्टिव होते हो, सेकंड में थोड़े धीरे, तीसरा, चौथा, और चौथा तो आप पढ़ते ही नहीं हो क्योंकि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिसेस कि अच्छा ठीक है बस अब तो रिसेस ही है। तो चौथे पीरियड में आपका कोई इतना ध्यान नहीं होता है क्लास में, और ऐसे ही जो फिफ्थ है वो तो अच्छा निकल जाता है, चलो रिसेस के बाद है, 6th 7th एवरेज होते हैं और 8th तो भाई छुट्टी ही है आपके लिए कि हो ही गई है। तो इसलिए जब आप ऐसे ही वर्कर होता है, जैसे वर्कर वर्क पे जाता है भाई, शुरू किया काम, तो धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती रहती है और क्योंकि एफिशिएंसी कम होती रहती है तो बेटा जी वेस्टेज बढ़ती रहती है। तो इसलिए टेलर का ये कहना है, फ्यूल से बाहर आते हैं, टेलर का ये कहना है कि वर्कर को बहुत जरूरी है कि आप बीच में उसको क्या दो? 12th क्लास ब्रेक। ब्रेक। एग्जैक्टली। तो बीच में आपको क्या डिसाइड करना जरूरी है? रेस्ट इंटरवल्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। और रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि अदरवाइज बेटा जी वो काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। और जब आप रेस्ट इंटरवल डिसाइड करेंगे तो उस रेस्ट इंटरवल में वो अपनी एफिशिएंसी को क्या करेगा? रीगेन। जो एफिशिएंसी उसकी खो गई है उसको रीगेन करेगा, फिर एफिशिएंटली काम करेगा, फिर रेस्ट लेगा, फिर एफिशिएंसी को रीगेन करेगा, फिर एफिशिएंटली काम करेगा क्योंकि वर्कर तो दिन में 8-10 घंटे काम करते हैं, ज्यादा ही करते हैं।
ठीक है, तो होता है वर्कर्स तो बेटा जी 12-12 घंटे भी काम करते हैं दिहाड़ी पे, या नॉर्मल वर्कर्स भी 12-12 घंटे काम करते हैं। तो इसलिए एफिशिएंसी को रीगेन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको रेस्ट इंटरवल से रिलेटेड टेलर के हिसाब से 3 चीजें डिसाइड करनी चाहिए। 3 डिसीजंस रिलेटेड टू रेस्ट इंटरवल। सबसे पहला डिसीजन कुछ बता सकते हो? आपको रेस्ट इंटरवल के बारे में 3 चीजें डिसाइड करनी है, बताओ, लगाओ दिमाग। कि कितने टाइम के लिए होनी चाहिए, कितना टाइम का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, एग्जैक्टली तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने आंसर दिया हम वही लिखेंगे। सबसे पहली चीज हमें रेस्ट इंटरवल का बेटा जी क्या डिसाइड करना पड़ेगा? ड्यूरेशन। कितनी देर का रेस्ट इंटरवल होगा? ड्यूरेशन कितनी देर का रेस्ट इंटरवल होगा? चलो और बोलिए, बी क्विक। हाँ जी, थोड़ा कितनी देर बाद होगा? कितनी देर बाद होगा? वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी कितनी देर बाद होगा? जैसे अच्छा एक बात बताओ, पहला रेस्ट इंटरवल ज्यादा देर के बाद होना चाहिए। जैसे आप बैंक वाले होते हैं, तो बैंक वालों का पहला रेस्ट इंटरवल होता है, दे यूजली स्टार्ट वर्किंग बाय 10, तो 10 बजे वो काम शुरू करते हैं, 3 बजे उनका 2 बजे उनका रेस्ट हो जाता है, सॉरी 2 बजे उनका रेस्ट हो जाता है, यानी कि 11, 12, 1, 2, 4 घंटे के बाद उन्हें रेस्ट मिलता है, और अगला रेस्ट इंटरवल उन्हें 2 घंटे के बाद मिलता है। भाई 4 बजे टी टाइम हो जाता है, क्योंकि बैंक बंद हो जाते हैं 4 बजे पब्लिक के लिए 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, तो उस टाइम फिर उनका टी टाइम होता है, फिर वो 6 बजे तक काम करते हैं, जो भी उनके अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है। यानी कि जो पहला रेस्ट इंटरवल होता है वो हमेशा ज्यादा देर के बाद होता है, दूसरे वाला थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा, तीसरे वाला थोड़ा और जल्दी। जरूरत नहीं पड़ेगी इतने रेस्ट इंटरवल्स की, डिपेंड करता है कि आपका काम का लोड कितना है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब ये डिसाइड करना कि कितनी देर के बाद रेस्ट इंटरवल होगा। जैसे आपको पता है, शायद आपके टाइम पे होता था कि नहीं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी 2 रेसेस होती हैं बच्चे, जैसे आप बड़े हो तो आपकी 1 रेसेस होती है। ब्रेक। हाँ, उनके 2 ब्रेक्स होते हैं। जैसे स्कूल आए तो आपको 3 पीरियड्स के बाद 1 रिसेस मिल गई, और 2 पीरियड्स के बाद 1 रिसेस मिल गई। तो देखो 3 के बाद 1 मिली तो टाइम ज्यादा था ना, फिर 2 के बाद 1 मिली, तो जो अगला रेस्ट इंटरवल होता है उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा छोटा होता है। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी छोटी छोटी होती रहती है, कम होती रहती है। तो एक तो आपको ड्यूरेशन डिसाइड करना है, एक आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है, और और कितनी बार एक ब्रेक। एग्जैक्टली एक आपको नंबर्स डिसाइड करने हैं कि कितने रेस्ट इंटरवल देने हैं। तो आपको 3 चीजें डिसाइड करनी है, कितने रेस्ट इंटरवल्स देने हैं, कितनी देर बाद देने हैं, और कितनी देर के देने हैं, 10 मिनट के, 15 मिनट के। दिस इज रेस्ट इंटरवल, और टेलर की इसी स्टडी को हम फैटीग स्टडी के नाम से जानते हैं। और फैटीग स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है, बहुत जगह अप्लाई होती है, हमारे तो स्कूल में ही अप्लाई होती है, हमें तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो तो ध्यान रखो कि वर्कर जब भी वर्क करेगा उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी, वेस्टेज बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी को रीगेन करने के लिए आपको उसे रेस्ट देना पड़ेगा। तो रेस्ट इंटरवल की 3 चीजें डिसाइड करना बहुत जरूरी है, एक तो ड्यूरेशन, एक फ्रीक्वेंसी, और एक नंबर्स। आपके स्कूल के हिसाब से अगर एग्जाम्पल लूं तो आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आप मॉर्निंग स्कूल ऑन एन एवरेज ले रही हूँ, हर स्कूल का अलग अलग होता है, आप 7:30 बजे जाते हो, और लगभग 11:30 11:30 बजे 11 और 11:30 के अराउंड आपका ब्रेक होता है, यानी अराउंड 4 आवर्स की फ्रीक्वेंसी के बाद आपको ब्रेक मिलता है। और कितने ब्रेक मिलते हैं? 1। ठीक है जी, सिर्फ 1 ब्रेक मिलता है। तो ये हम समझाना चाहते हैं कि आपको रेस्ट इंटरवल की 3 चीजें डिसाइड करनी है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और नंबर। और इस स्टडी का नाम क्या है? फैटीग स्टडी, गिवन बाय टेलर। अ गुड मैनेजर मस्ट डिसाइड गुड रेस्ट इंटरवल्स। अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो तो यू मस्ट टेक गुड डिसीजंस रिगार्डिंग रेस्ट इंटरवल। अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो तो यू मस्ट डिसाइड वेज सिस्टम, वेरी गुड वेज सिस्टम, जिससे वर्कर्स भी मोटिवेट हो
और ऑर्गेनाइजेशन का पैसा भी बचे। दोनों बातें हो रही है इसमें, अगर आप ध्यान से देखो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में दोनों चीजें हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा भी बच रहा है और वर्कर मोटिवेट भी हो रहा है। और फैटीग स्टडी बेटा जी, वर्कर काम तभी अच्छे से करेगा जब उसको रेस्ट मिलेगा, तो इसलिए फैटीग स्टडी भी बहुत जरूरी है और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी बहुत जरूरी है। करिए इसे नोट। हम फोर्थ पे चलेंगे। बी क्विक, टेलर की फोर्थ टेक्निक। फोर्थ स्टडी का नाम लिखेंगे मोशन स्टडी। ये तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसमें तो कुछ नींद नहीं आ रही होगी आपको। ये तो इंटरेस्टिंग है कि काम ऐसे करना चाहिए, रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड करने चाहिए, उसका ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टडी आती है हमारी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी आपके सामने है। मोशन स्टडी इज रिलेटेड टू मूवमेंट्स, ठीक है जी। तो मूवमेंट से रिलेटेड इस स्टडी को टेलर ने बनाया। कब बनाया? एक चीज वो ऑब्जर्व कर रहे थे जब उन्होंने इस स्टडी को बनाया। बेटा जी, ही सॉ अ वर्कर, एक ऐसा वर्कर, ये आपको वर्कर दिख रहा होगा, हु वॉज बिल्डिंग अ वॉल। ये वॉल है, ठीक है जी। अब इस वॉल को बनाने के लिए यहाँ पे ब्रिक्स पड़ी है और वो क्या करता है, बार बार आता है, ब्रिक्स उठाता है, वॉल बनाता है, ब्रिक्स उठाता है, वॉल बनाता है, ब्रिक्स उठाता है, वॉल बनाता है। तो जब टेलर ने ये देखा, मोशन स्टडी इज बेसिकली रिलेटेड टू मूवमेंट्स, तो उन्होंने देखा कि कितने मूवमेंट कर रहा है यार, इधर आता है जाता है, आता है जाता है, मूवमेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन करने में इन मूवमेंट्स के द्वारा पहले ब्रिक को लेके जाना, फिर वॉल में लगाना, फिर वापस आना, ब्रिक उठाना, फिर ले जाना, लगाना, इस ऐसा ऐसा करते करते उसको कंस्ट्रक्शन करने में कितने डेज लगे? 2 डेज। टेलर ने ये क्लेम किया कि अगर इसमें से अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया जाए तो यही वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी विद इन अ 1 डे, हाफ टाइम में, क्योंकि इसमें बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो आप भी एग्री करोगे, आने जाने वाले। तब उन्होंने मोशन स्टडी दी विच इज रिलेटेड टू मूवमेंट्स। उन्होंने कहा जब भी वर्कर कोई टास्क करता है तो बेटा जी वो 3 तरीके के मूवमेंट्स करता है। कुछ मूवमेंट्स प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव होते हैं और कुछ मूवमेंट्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। कोशिश करिए कि आप प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को बढ़ाओ। इस वर्कर के लिए प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या है? जो ये मेहनत करके वॉल बना रहा है। काम वाले मूवमेंट्स को बढ़ाओ, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को क्या करने की कोशिश करो? एलिमिनेट। और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स तो आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे आप एग्जाम पेपर लिखते हो, तो जब आप एग्जाम पेपर लिखते हो, तो जब आप लिख रहे हो, ध्यान से लिख रहे हो, दैट मूवमेंट इज प्रोडक्टिव। वो आपको 3 घंटे में ज्यादा करना है। और इधर उधर देखना, हाँ तेरा हो गया, ये बता दे, वो बता दे, दिस इज अनप्रोडक्टिव। तो इन मूवमेंट्स को आपको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। और छींक आ गई, कभी बीच में कोई टीचर आ गया, ये अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स है, ये बेटा जी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये टेलर की मोशन स्टडी है कि कोशिश करिए कि आप अपने प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को बढ़ाएं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं। नोट कर लीजिए इसको। कोशिश क्या करनी है कि प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को बढ़ाओ। एक अच्छा मैनेजर क्या कोशिश करेगा कि प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को मैं बढ़ाऊं, अनप्रोडक्टिव को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, और अनकंट्रोलेबल तो उसके कंट्रोल में है ही नहीं।